Hello student, welcome you to in our YouTube channel. Please subscribe this channel, like this video and share this video. तो अभी तक in last lecture we are talk about unit and dimensions of class 11th. तो वो फर्स्ट लेक्चर था, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट, जो हम जो मापन करते हैं उसमें क्या क्या त्रुटियां होती हैं और वो कैसी होती हैं उनके विषय में जानेंगे। आइए, तो अब एरर्स का मतलब आपको पता है त्रुटियां, गलतियां। मापन करते हैं तो उसमें गलतियां हो जाती हैं। देखो एक छोटा सा उदाहरण से ऐसे हम समझेंगे। मान लो हमने आपके घर में मम्मी ने बोला कि आप लिस्ट बना दो सामान की, बाजार से सामान लाना है। तो बोला कि 5 किलो चीनी ले आओ। तो 5 किलो चीनी, तो एक ने ऐसे लिख दिया 5 kg चीनी, एक ने क्या लिखा 5.0 kg चीनी। ठीक है, किसी और के घर में बोला तो उसने कैसे लिख दिया 5.00 kg चीनी। वैसे तो आप देखोगे तो आपको बस अभी केवल इसमें सिंपली यही डिफरेंस लग रहा होगा कि ऊपर पॉइंट लगा है, ऊपर पॉइंट नहीं लगा है और नीचे वालों में पॉइंट लगा है, यही डिफरेंस है। बट अगर आप इसको आप साइंस की नज़र से देखो, आप इसको फिजिक्स की नज़र से देखो, तो ना ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये शो करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, आप किस यंत्र से नापते हो और उसकी एक्यूरेसी कितनी है वो शो करता है ये चीज़ें। ठीक है, तो अब आता क्या है कि एक छोटा सा वो देखते हैं कि अगर आप जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने गए और आप फर्स्ट ईयर में ही लैब में जाते हो, तो वो ना अगर आप बिना एक्यूरेसी के अगर आपने कोई भी डिजिट लिख दी तो वो सीधे आपको वहाँ से जैसे चाहेगा वैसे डांट के भगा देगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। ये एक ना बहुत ही प्रैक्टिकल सा टॉपिक है, ये इसके क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ऐसे तो आपको लग रहा होगा बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसके क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। इन कंपटीशन में तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में देखोगे ना आगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब अभी तो आपको लग रहा है इसमें अंतर कितना है, केवल डेसिमल का अंतर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो अब स्टार्ट करो। अब जैसे मान लो कि आप गए बाजार। ठीक है, बाजार गए तो वहाँ पे आपने ऐसे सब्जी वाले के यहाँ, तो आप ले रहे हो आलू आपने बोला कि भाई 3 किलो आलू दे दो भैया, तो उसने 3 किलो आलू दे दिया। फिर आप देख रहे हो, उसके बाद आप बोल रहे हो कि अरे यार 2-3 और डाल दो, तो क्या करेगा 2-3 और डाल देगा, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, ऐसा अमूमन होता है, वो डाल देता है। ठीक है, लेकिन अब आप इमेजिन करो आप गए सुनार की दुकान में। ठीक है, और आपने लिया 10 ग्राम सोना, ठीक, 10 ग्राम गोल्ड। अब आप उससे बोल रहे हो कि 1-2 ग्राम और बढ़ा दो भैया, फिर वो क्या बोलेगा, सीधे देगा तो नहीं, ऊपर से डांट के ऊपर से भगा देगा। क्योंकि देखो आजकल 10 ग्राम कितना मान सकते हैं, लगभग 30,000 का है। ठीक है, 1 ग्राम तो 1 ग्राम पड़ेगा उसका 3,000 का। अब 3,000 का वो अपना नुकसान थोड़ी ना करेगा 1 ग्राम तुम्हें बढ़ाने के चक्कर, वो तो 1/10 ग्राम्स भी नहीं देगा। 1/10 ग्राम्स कितने का होगा 300। अब 300 रुपये का भी वो नुकसान नहीं करेगा, तो कितने का करेगा। फिर भी अगर वो 1/100, आजकल तो 30 रुपये का भी नुकसान इस लॉकडाउन के पीरियड में कोई नहीं करना चाहेगा। ठीक है, वो कितने का करे 1/1000। तो 1 ग्राम का अगर 1000वां ग्राम, हाँ 3 रुपये तक का वो मार्जिन दे सकता है कि हाँ चलो। तो उसको पता है, उसको अपना जो तराजू रखना पड़ेगा ना, उसको अपना तराजू रखना पड़ेगा, वो इतना एक्यूरेट हो कि वो 1/1000 ग्राम, 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा नाप ले। ठीक है, तभी तो, नहीं तो अगर वो 1 ग्राम का 100वां हिस्सा नहीं भी नाप रहा है तो भी उसको 30 रुपये का प्लस माइनस में नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो 30 रुपये का फ़ायदा नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नुकसान होने के चांस ज़्यादा है। क्योंकि जब हम तराजू में कोई भी सामान लेते हैं तो हम तराजू को देखते रहते हैं कि उसकी कहीं इधर थोड़ी भी नहीं होनी चाहिए, इधर थोड़ी हो गई तो चलो ठीक है। ठीक है, तो उसका नुकसान होने का चांस ज़्यादा है। तो इस तरह में अगर वो अपना जो तराजू रखेगा, जो मशीन रखेगा नापने वाली, वो एकदम एक्यूरेट रखेगा। वो ना 1000 ऐसी मशीन रखेगा जो कम से कम 1/1000 ग्राम
नाप सके। लेकिन जब हम सब्जी वाले के यहाँ जाते हैं तो वो ऐसी मशीन नहीं रखेगा, वो तो ऐसे जो 100 ग्राम तक भी अगर उसका इधर उधर प्लस माइनस हो रहा है तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो 2-3 रुपये का हिसाब रहता है, वो अपना एडजस्ट कर लेता है, या वो कर भी देते हैं इतना तो प्लस माइनस, ठीक है। तो सब्जी वाले क्या, तो जो पूरा खेल है ना, पूरा खेल है हमारे यंत्रों का, पूरा खेल है हमारे मापक यंत्रों का कि हम कौन सी चीज़ को किस यंत्र द्वारा नापते हैं, ठीक है, उसका खेल है। उसमें कितना वो कितना एक्यूरेट है, हमारा जो यंत्र है वो कितना यथार्थ मापन करता है, उसका खेल है। हाँ, अब मान लो ऐसे जनरली बात करते हैं, मान लो इलाहाबाद आपको जाना है, तो इलाहाबाद की ऐसे दूरी ऐसे लोग कैसे नापते हैं, दूरी नापते हैं, मान लो यहाँ से अजवा से चल दिया इलाहाबाद तक का 70 किलोमीटर है, तो ऐसे ही बता दिया, उसका स्पीडोमीटर से नाप दिया गाड़ी के 72.2 किलोमीटर, ठीक है, 70.2 किलोमीटर। हाँ, अब ये 0.2 का क्या मतलब है, इस 0.2 का ये मतलब है कि ये जो स्पीडोमीटर है ना, ये 70 किलोमीटर है और 0.2 किलोमीटर का मतलब 200 मीटर, ठीक है, 70 किलोमीटर और 200 मीटर ऐसे नाप रहा है। जो ये स्पीडोमीटर नाप रहा है वो 200 मीटर, अगर वो 200 से 300 के बीच में है दूरी तो सीधे क्या करेगा, 70 किलोमीटर एंड 300 मीटर, या 200 ही रखेगा या 300 रखेगा। मतलब उसमें जो अंतर आ सकता है ना इकट्ठा, या तो 100 में चेंज होगा, या 200 में चेंज होगा, या 300 में चेंज होगा, या 400 में चेंज होगा, है ना। अब देखो, अगर अब आपको नापना है, मान लो यहाँ से कोई 50-60 मीटर दूर है, यहाँ से आपको 2-3 घर दूर की दूरी नापना है, तो आप क्या करोगे, स्पीडोमीटर से नापोगे, उसमें थोड़ा भी चेंज नहीं होगा, वो बताएगा नहीं उस रीडिंग, क्योंकि वो जो है उसमें चेंज होता है आफ्टर 100 मीटर, उसमें चेंज होता है 100 मीटर के बाद। अब अगर आपको 50 मीटर ही दूरी नापनी है तो स्पीडोमीटर से नापने का कोई मतलब नहीं, फिर आपको मीटर स्केल उसके लिए चाहिए होगा, फिर आप मीटर स्केल से नापोगे, जो रीडिंग ले कम से कम 1 मीटर में, जो रीडिंग ले कम से कम 1 मीटर में या आधा मीटर में, जिसकी जो मिनिमम जो इकाई हो वो क्या हो, 1 मीटर हो या आधा मीटर हो, उससे नापोगे कि उससे थोड़ा सही आए। अब मान लो आपको 50 मीटर नापना है तो आप मीटर स्केल से नापोगे। अब आपको इस कागज में थोड़ा सा, या आपको इस पेन की लंबाई नापना है तो आप कैसे नापोगे, आपके पास स्केल होता है ना, सेंटीमीटर में होता है, उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना, वो मिलीमीटर में नाप सकता है। जैसे मान लो इसकी 10 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या, 10 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, यही तो है। 10.2 सेंटीमीटर क्या मतलब, 10 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, मतलब इसका जो लीस्ट काउंट है, इसका जो सबसे छोटी यूनिट जो है नाप सकता है वो क्या है, मिलीमीटर में, ठीक है। लेकिन अब मान लो आपको इस पेन की टिप नापना है, पेन है ना आपके पास, पेन का पॉइंट जिसे बोलते हो, छर्रा, उसको अगर आपको नापना है तो अब उसको अगर आप मीटर स्केल से या आप अपने स्केल से नापने जाते हो तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। उसके लिए नया इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, स्क्रू गेज, उसके लिए स्क्रू गेज बनाया गया है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग, अब ये डिसाइड करना है हमें कि हमको कौन सी चीज़ को किससे नापना है ना। अगर हमको अब अगर हम मान लो कि मीटर स्केल से यहाँ से इलाहाबाद तक नापने चल दिया तो फिर हमको 3-4 दिन लग जाएगा उसको ही नापने में, फिर हम वो नहीं नाप सकते। तो ये हमारा विवेक बताएगा, ये हमारी समझदारी बताएगा कि हमें कौन सा समय किस चीज़ को किस इंस्ट्रूमेंट से नापना है। अभी आप जाते हो बाज़ार में जो अनाज वगैरह बेचते हैं, ग्रेन मर्चेंट जो होते हैं, उनके पास जाते हो तो वो कैसे, वो भी डेसिमल में 2-3 अंक तक वाला तराजू रखते हैं कम से कम, कि वो भी ग्राम्स में ही नापते हैं, ठीक है। अब चना अगर आप लेते हो, चना मान लो आपको 500 ग्राम लेना है तो ठीक है, तो उसका जो तराजू होगा ना वो 495, 499 ऐसे दिखाएगा, पूरी जो आपको ना ग्राम्स में वो ऐसे दिखाएगा, 0.495, 0.499 ऐसे दिखाएगा आपको रीडिंग्स। तो इसका मतलब क्या है कि वो 1/1000 मतलब 0.001 तक की वो एक्यूरेसी रखता है, वो 1 मिलीग्राम तक की वो एक्यूरेसी रखता है। तो ये चीज़ें हैं, ये जो पूरा खेल जो है ना, ये पूरा खेल मशीनों का है, पूरा खेल इंस्ट्रूमेंट का, कि हम किस चीज़ को किससे नापने जा रहे हैं। अगर अभी बोला जाए कि आपको ये पेन नापना है आपको मीटर स्केल से, एक जिसकी मिनिमम रीडिंग जो नापता हो 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, तो वो क्या करेगा, वो आपको इस पेन को
नहीं बता पाएगा, उसके एक्यूरेट कितना है वो नहीं बता पाएगा कि इसका एक्यूरेट, इसका जो एक्चुअल में जो जितना है वो उसके आसपास की एरर के सहित बताएगा। ठीक है, लक बाई चांस है कि अगर आपका तुक्का लग गया तो मान लो आ गया, लेकिन वो लक बाई चांस, वो ऐसे नहीं कि भाई नहीं भाई ये एक्यूरेट है, ये आप उसके साथ एकदम दावे के साथ नहीं कह सकते हो कि नहीं भाई ये 10 सेंटीमीटर है, नहीं ये नहीं कह सकते हो अगर आप इसको मीटर स्केल से नापने जा रहे हो तो। ठीक है, तो अब आपको इसको नापना होगा जिसका मिनिमम हो मिलीमीटर में, जिसका जो अल्पतमांक हो वो क्या हो मिलीमीटर में। ठीक है, फिर आप बता सकते हो कि इसका जो है 10.2 सेंटीमीटर है जो इसकी एक्चुअल में लेंथ है। ठीक है, अब अगर मान लो बोला जाए कि आपको नापना है 1.5 मिलीमीटर, आपको नापना है मीटर स्केल से, जिसका मतलब लीस्ट काउंट है मिलीमीटर। अब जिसका लीस्ट काउंट ही है, जिसका ये होता है अल्पतमांक। अल्पतमांक ये डेफिनेशन है, आप में इसको याद रखना है। अल्पतमांक वो होता है जो कोई भी यंत्र आराम से, वो सबसे छोटी से छोटी यूनिट या सबसे छोटा सा छोटा मान जो कोई भी यंत्र आराम से नाप सके, इजीली नाप सके। ठीक है, जो कोई भी यंत्र सबसे छोटी गणना जो कर सकता है वो क्या होता है अल्पतमांक होता है। तो अल्पतमांक अगर मान लो इसका अल्पतमांक मिलीमीटर में है और कि 1 मिलीमीटर इसका अल्पतमांक है, 1 मिलीमीटर ये नाप सकता है, सबसे छोटा ये 1 मिलीमीटर। आपके पास जो स्केल होती है ना जनरली वो 1 मिलीमीटर की होती है। अब उससे बोला जाए कि आप 1.5 मिलीमीटर नापो, तो 1.5 मिलीमीटर क्या आप एक्यूरेट नाप सकते हो? नहीं नाप सकते हो। क्यों नहीं नाप सकते हो? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट ही है 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर सीधे ऐसे जाएगा, या तो 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर। अब 1.5 में या 2 में तो ये पता है, ये अगर मान लो कि 2 से 3 के बीच में कोई भी है आपका, जो आप जो भी बोल रहे हो वो 2 से 3 के बीच में है कोई भी लेंथ। ठीक है, छोटी सी इकाई आपने नापने को कह दिया लाइन, वो 2 से 3 मिलीमीटर के बीच में, तो वो या तो 2 मिलीमीटर दिखाएगा या 3 मिलीमीटर। वो अगर उसकी सबसे लीस्ट काउंट ही है मिलीमीटर में तो 2.5 या 2.7 नहीं बता सकता वो, ये 1.5 वो नहीं माप सकता है। तो उसके लिए आपको पता है, उसके लिए आपको ऐसी यूनिट में जाना होगा जो 1/10 मिलीमीटर नाप सके। ठीक है, जिसका लीस्ट काउंट हो 0.1 या 0.05 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब इससे छोटा ही हो, कम से कम इतना हो, तभी वो ना बता सकता है उसकी एक्यूरेट कितना होगा उसका लेंथ। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना ये सब जो भी है इंस्ट्रूमेंट का खेल ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऑल राइट, आगे देखते हैं। अब मान लो कि आपकी आगे कोई कक्षाएं चल रही है इंजीनियरिंग वगैरह की, उसमें लैब फर्स्ट ईयर में लैब का होता है, तो लैब में अब वो आ गया, अगर आपने एक बच्चा से बोला कि आप, उसने एक बच्चे ने 5 किलो लिखा है ऐसे, एक बच्चे ने 5.0 किलो लिखा है, एक बच्चे ने 5.00 किलो लिखा है, तो वो जो लैब असिस्टेंट है ना, जो लैब में बैठता है, वो एक बिना देखे आँख, मतलब एक बार देखते ही वो समझ जाएगा कि जो ये बच्चा है ना, इसने कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करा है, जो ये है ना इसने कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करा है, जो ये है ना इसने कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग, और वो अपने आप जान जाएगा कि इसकी एक्यूरेसी है ना वो सही है, इसकी एक्यूरेसी जो है वो ठीक है। तो आपको अगर आपके पास रीडिंग वगैरह लेने का सही नॉलेज नहीं है, इंस्ट्रूमेंट के साथ कैसे डील करना है उनका सही नॉलेज नहीं है ना, तो अगर आप कहीं इंटर्नशिप वगैरह करने जाते हो तो वहाँ पर आपको घुसने तक नहीं दिया जाता है लैब्स वगैरह में। ठीक है, तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ना बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, इन सब चीज़ों की एक छोटी छोटी बात पता होनी चाहिए। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये मैटर करती है कि कौन से बच्चे ने सही से पढ़ाई कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी है और कौन से बच्चे ने ऐसे लापरवाही में, कौन सा बच्चा ऐसे 5 किलो लिख दिया, वो किस बच्चे ने ढंग से पढ़ाई करी है ना, वो यही चीज़ें, यहीं से उस डिफरेंस शुरू हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि लगातार स्टडी करें, कंसिस्टेंट रहिए कम से कम। अब भी अगर आपसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि बुक्स वगैरह ले लीजिए, तो अगर आपने अभी तक बुक्स वगैरह नहीं ली है तो प्लीज़, क्योंकि बहुत देर हो जाएगी फिर आपको, अभी तक क्लास 11th का सब कुछ पता होना चाहिए, आपका सब कुछ डिसाइड हो जाना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटजी क्लियर हो जानी चाहिए कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट्स लेना है, मुझे इस तरह से ये पढ़ना है। और हाँ, एक मेन चीज़, आपको ना एक सब्जेक्ट को अपना फेवरेट सब्जेक्ट भी बना लेना चाहिए। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो PCM में, तो आपको इसमें एक सब्जेक्ट को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताना, जिससे आप ना
एक में आप यहाँ पर हो, अगर दो में अगर आप मिडिल में हैं, मतलब एवरेज ही हैं, तो एक में आप पीक पे होने चाहिए। ठीक है, आपका नाम चलना चाहिए क्लास में कि हाँ भाई ये है फिजिक्स में तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए। तो ये है। अब देखो, तो यही एक्यूरेसी है जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसका जो अभी तक तो इसकी एक जनरल बात कर रहे थे कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ये एक हमारा प्रॉपर जो बातचीत है, जो व्यवहार की चीज़ें हैं, इनमें देख रहे थे। अब हमको देखना है कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, त्रुटियों को कैसे डिराइव करते हैं, कैसे वो करते हैं। हाँ, एक चीज़ ये है कि आपके जो बुक्स आप जिनके पास है वो देखेंगे कि जो लास्ट लेक्चर हुआ था और जो आज का चल रहा है, इसके बीच में एक टॉपिक है कोटिमान। तो कोटिमान है और सार्थक अंक है इसके बाद। ठीक है, ये दोनों चीज़ हम एक साथ लेंगे बाद में। अभी मापन का ही चल रहा है, तो मापन में के साथ ही मापन की एरर्स भी हो जाए। तो अभी तक हम देख रहे थे कि त्रुटियां क्या है, बेसिक उसका जो है क्या क्या हो सकता है गलतियां, वो उसके विषय में हम देख रहे थे। अब हम आते हैं अपना टॉपिक जो है एक्सप्रेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों की अभिव्यक्ति। इनको कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है, कैसे इनकी कैलकुलेशन होती है, वो देखेंगे। ठीक है, तो त्रुटियों की अभिव्यक्ति, तो सबसे पहले होती है इसके एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, इसका जो है निरपेक्ष मान, इसका मैथमेटिकल जो है एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, उसके लिए सबसे पहले ये लिखते कैसे हैं पहले ये समझते हैं थोड़ी देर, उसके बाद फिर मान लो कि आपने कोई परीक्षण किया, आपने लैब में कोई प्रैक्टिकल करा, उसमें मान लो आपने वर्नियर कैलिपर से किसी का लेंथ नापी, किसी दे दिया गया, इसी की डायामीटर नापा। ठीक है, इसी का डायामीटर आपने नापा वर्नियर कैलिपर से, इसका जो है ना ये जो डाया है क्रॉस सेक्शन एरिया का, उसको आपने नापा। तो इसमें मान लो कि पहले आया एक वैल्यू आई किसी की A1, किसी की आई A2, किसी की आई A3, किसी की आई A4, किसी की आई A5, ऐसे सो ऑन आई। ठीक है, 5-6 वैल्यू 5-6 बार नापते हैं अलग अलग बार। अगर कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है तो उसके बाद फिर हम सबका निकालते हैं मीन। ठीक है, निकालते हैं उसका माध्य वैल्यू। तो मीन निकालते समय मान लो A का, तो अब इसकी जो आएगी वो जो एक्चुअल मान हम उसका मान के चलते हैं, ये उसका जो मेन वैल्यू होगा। तो मेन वैल्यू कैसे निकालेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 ऐसे सो ऑन, अपान में मानो टोटल n है, an अपान में n। ठीक है, मतलब कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपान में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद फिर तो ये हो गया। तो ये इसका एक एवरेज वैल्यू, इसका जो कैलकुलेशन करके आगे मान लो उसका AM ही उसको मान लेते हैं AM। ठीक है, AM आ गई, इसका कुछ ना कुछ मान आ गया। A1 A2 A3 का भी कुछ ना कुछ मान है, और उसके बाद AM जो इसका मेन वैल्यू आया उसका भी मान आ गया। तो अब हम निकालेंगे कि अब देखो जो पहले लड़के ने करी थी ना, उसमें कितना त्रुटि है वो निकालेंगे। तो डेल्टा A1 इसमें कितनी त्रुटि है, तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा AM माइनस A1। ठीक है, जो दूसरे ने करी थी डेल्टा A2। ठीक है, मॉड लगाते हैं तो AM माइनस A2 ऐसे। ठीक है, मॉड के साथ लिखेंगे, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, त्रुटि कमी तो कमी होती है ना, तो वो हमेशा कमी के रूप में अंतर ही लिखेंगे। ठीक है, फिर डेल्टा A3 ऐसे ही सबका लिख दे रहे हैं। तो अब हमको डेल्टा A1 मिल गया, डेल्टा A2 मिल गया, डेल्टा A3 मिल गया। तो अब हमको त्रुटियां भी अलग अलग मिल गई, सारी त्रुटियां भी। अब इसकी अलग, इसमें अलग त्रुटि है, इसमें अलग त्रुटि है, इसमें अलग त्रुटि है। तो अब हमें निकालना है कि भाई इस रीडिंग में कितनी एवरेज त्रुटि आ सकती है। तो वो त्रुटि जो एवरेज आएगी ना, तो अब हमें इन सब वैल्यूज़ का मीन निकालना है, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 ऐसे। ठीक है, ये इसका साइन होता है मीन का, इधर लिखते हैं। मीन का साइन होता है समेशन ऑफ डेल्टा A, ठीक है, अपॉन में n। तो ये आ गया, तो इसके वैल्यू ऐसे लिखेंगे, डेल्टा A1 जैसे फर्स्ट में लिखा था, फिर डेल्टा A2, फिर डेल्टा A3, ठीक है, ऐसे सो ऑन अपॉन में n, डेल्टा AN। जितने टर्म्स होंगे उतने टर्म्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है,
उसके तो ये आ गई हमारी जो त्रुटि है, जो एवरेज त्रुटि है वो आ गई, है ना। त्रुटि का जो एवरेज वैल्यू है वो आ गई कि अगर हमें इसकी रीडिंग निकालनी है तो इसकी रीडिंग में एवरेज त्रुटि कितनी आ सकती है वो हमें यहाँ से एक्सप्रेशन से इसकी सॉल्व करके एक वैल्यू मिल जाएगी, तो इतनी त्रुटि, ठीक है। तो इतनी त्रुटि हमारे पॉइंट में आ जाएगी कि भाई इतनी त्रुटि है। हाँ, अब दूसरा एक्सप्रेशन इसका क्या होता है, इसी का परसेंटेज वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का परसेंटेज, मतलब जितनी त्रुटि आई है इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तीसरा होता है एक वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। तो आज का लेक्चर शायद लंबा हो रहा है, तो इसके बाद हम अगले जो 2 हैं उसको अगले उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। नहीं आया है तो इसका कल फिर एक बार रिवीजन लेते हुए फिर आगे हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे। सो त्रुटियों की अभिव्यक्ति का पहला जो है निरपेक्ष जो मान है वो यहाँ तक होता है आपका कंप्लीट। ओके गाइज, सो आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई रेगुलरली करते रहिए। सो टेक केयर, ओके बाय।